आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे शाहकार की, एक ऐसी कहानी की जहां एक बहुत ही मामूली किसान का एक छोटा सा सपना पूरे समाज का आईना बन जाता है। जी हां, हम सफर पर चलेंगे मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गोदान की दुनिया में और इसकी परतों को एक एक कर खोलेंगे। ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक पत्नी की पूरी लाचारी, उसकी बेबसी और एक जिंदगी भर की हार की गूंज है। और सबसे बड़ी बात, ये उस कहानी का अंत है जो एक बहुत ही छोटे से, बहुत ही मासूम से सपने के साथ शुरू हुई थी। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक इंसान जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक गाय का सपना देखते देखते गुजर गई, उसका अंत ऐसा क्यों हुआ? कैसे एक इतना सीधा साधा सपना एक इतनी बड़ी, इतनी भयानक त्रासदी बन गया? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, गोदान जिसे मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में लिखा था, उसे यूं ही नहीं भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। ये सिर्फ होरी नाम के किसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे दौर का, उस पूरे समाज का एक ऐसा कड़वा सच है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। तो कहानी का जो हीरो है वो है होरी, एक निहायत ही ईमानदार किसान। बस अपनी मर्यादा और अपनी ईमानदारी के साथ जीना चाहता है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उसे। उसकी पूरी दुनिया एक बहुत ही छोटे से सपने के चारों तरफ घूमती है। पर विडंबना देखिए, यही सपना उसे एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे वो चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल पाता। और देखिए, इस कहानी के जो किरदार है ना, वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो उस समय के समाज का जीता जागता चेहरा है। एक तरफ है होरी जो अपनी परंपराओं और मर्यादा की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ है उसकी पत्नी धनिया जो किसी से नहीं डरती, अन्याय के खिलाफ सीधी आवाज उठाती है। फिर आता है उनका बेटा गोबर जो इस पूरे सड़े गले सिस्टम से बगावत करता है। और हाँ, राय साहब जो उस शोषक, उस एक्सप्लॉयटेटिव क्लास का चेहरा है जो किसानों का खून चूसते हैं। तो अब आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में, और वो है होरी का सपना, एक गाय पालने का सपना। पर रुकिए, ये कोई मामूली सपना नहीं था। अरे नहीं, ये सपना उसकी इज्जत से, उसकी आस्था से, उसकी पूरी पहचान से जुड़ा हुआ था। गोदान का असल मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किसी जानवर को दान में देना नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी धार्मिक मान्यता जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा वैतरणी नदी पार करती है और गाय की पूंछ पकड़कर ही वो पार हो पाती है। तो होरी के लिए एक गाय का मालिक होना सिर्फ दूध या पैसे की बात नहीं थी, ये समाज में उसकी इज्जत थी और मरने के बाद मोक्ष की गारंटी थी। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। सोचिए, जिस गाय को होरी अपनी इज्जत का, अपने सम्मान का प्रतीक समझ रहा था, वही गाय उसकी बर्बादी की वजह बन जाती है। वो बेचारा जैसे तैसे उधार पर एक गाय ले तो आता है, लेकिन उसका अपना सगा भाई ईर्ष्या में, जलन में उस गाय को जहर दे देता है। और बस यहीं से होरी की बर्बादी का वो सफर शुरू होता है जो कभी खत्म नहीं होता। गाय की मौत के बाद तो जैसे होरी के लिए एक चक्रव्यूह तैयार हो जाता है। वो कर्ज और शोषण के एक ऐसे दलदल में धंसता चला जाता है जहां से बाहर निकलना अरे नामुमकिन था। ये एक ऐसा जाल था जिसे समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों ने मिलकर बुना था, सिर्फ होरी जैसों को फंसाने के लिए। जरा समझिए कि कैसे पूरा सिस्टम उसके खिलाफ काम करता है। पहले तो उसका बेटा गोबर एक विधवा जूनिया को गर्भवती कर देता है और जिम्मेदारी से डरकर शहर भाग जाता है। लेकिन सजा किसे मिलती है? होरी को। समाज की मर्यादा बचाने के नाम पर पंचायत उस पर भारी जुर्माना लगा देती है और अपनी इज्जत बचाने के लिए होरी को वो जुर्माना भरना पड़ता है जिसके लिए वो कर्ज लेता है। और बस यहीं से वो कर्ज के उस विशेष साइकिल में फंसता है जो उसकी बची खुची जिंदगी की हर उम्मीद को निगल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होरी की जिंदगी का पूरा हिसाब किताब है। एक तरफ है उसकी मेहनत, ये छोटा सा बार, और दूसरी तरफ है उस पर लदा हुआ कर्ज, ये पहाड़ जैसा विषाद बार। मतलब वो चाहे दिन रात एक कर देता, चाहे जितनी भी मेहनत कर लेता, वो इस कर्ज के पहाड़ के नीचे से कभी निकल ही नहीं सकता था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वो शुरू करने से पहले ही हार चुका था। और एक बात जानना बहुत जरूरी है, होरी की कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, नहीं। प्रेमचंद ने गोदान को 1936 में लिखा था। ये वो दौर था जब जमींदारी प्रथा अपने चरम पर थी। ये उस दौर के लाखों भारतीय किसानों की असलियत थी। जमींदार, साहूकार, पंडित, पटवारी, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम करता था जिसका एक ही मकसद था, किसान को लूटना। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां हर उम्मीद, हर रोशनी दम तोड़ देती है।
होरी का आखिरी वक्त, वो समय जो इस उपन्यास के नाम गोदान का असली और बेहद कड़वा मतलब हमारे सामने रखता है। सालों की अंतहीन मेहनत, रोज-रोज का अपमान और पेट की वो आग जो कभी बुझी ही नहीं, इन सब ने मिलकर होरी के शरीर को खोखला कर दिया था। और आखिरकार एक दिन काम करते करते भरी दोपहरी में वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसका शरीर जवाब दे देता है। उसकी जिंदगी का वो मुश्किलों भरा सफर अब अपने अंत पर था। और उस आखिरी वक्त में भी शोषण उसका पीछा नहीं छोड़ता। गांव का पंडित आता है और कहता है गोदान कराओ तभी मोक्ष मिलेगा। और तब उसकी पत्नी धनिया, जिसके पास सचमुच कुछ नहीं बचा था, वो आखिरी 20 आने जो उसने सुतली बेचकर कमाए थे, वो पंडित के हाथ में रखती है और कहती है, महाराज यही इनका गोदान है। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी एक गाय दान करने का सपना देखा, उसकी मौत पर दान में देने के लिए सिर्फ 20 आने थे। यही था उसका गोदान। तो आखिर इस कहानी का संदेश क्या है? गोदान हमें 3 बातें बिल्कुल साफ साफ समझाता है। पहली, ये एक किसान की त्रासदी है। ये दिखाता है कि कैसे कर्ज गरीबों के लिए सिर्फ एक उधार नहीं, बल्कि जिंदगी भर की कैद और मौत का फंदा बन जाता है। दूसरी बात, ये उस सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन को उजागर करता है जहां जमींदार से लेकर धर्म के ठेकेदार तक सब मिलकर कमजोर का शोषण करते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये अनफ्लिंचिंग रियलिज्म है। प्रेमचंद ने कोई हैप्पी एंडिंग नहीं दी, बल्कि समाज का वो नंगा सच दिखाया है जो आज भी उतना ही सच है। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। ये किस तरह का समाज है जहां एक इंसान की सबसे बड़ी खूबी, उसकी ईमानदारी, उसकी मर्यादा ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा औजार बन जाती है? ये हार सिर्फ होरी की है या ये हार हम सब के समाज की है? इस पर सोचिएगा जरूर।